हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को, जो कि महेश कुमार बल्लवाल द्वारा लिखी गई है। आज हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम इस बुक के फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर आप लोग फ्रेंड्स कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई का हो, बीएड का हो, सीटेट का हो, और अच्छी तरीके से फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं तो इस बुक से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पोषण दिया गया है। पोषण के क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो किसकी कमी के कारण? प्रोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या होता है विटामिन ए का मुख्य स्रोत? दूध यानी कि मिल्क। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? किस में होती है? मूंगफली में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरोध अवरोधक का कार्य करती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज़ का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो किससे होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किसे माना जाता है? विटामिन डी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो कौन होता है? ट्रिप्सिन। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की लगभग उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार यानी कि सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? तो किसके पाचन में करता है? स्टार्च के पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी, तीसी, लेंसीड किसका प्रचुर स्रोत है? तो किसका है? ओमेगा 3 बसी अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो किस में होती है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मांस की तुलना में मछली का सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो क्यों मानते हैं? बहुअसंतृप्त वसा अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरस शरीर में अम्लता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? लोहा, आयरन की। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन पचाने में सहायक होता है? कौन होता है? रेनिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? किसमें भंडारित होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो क्या होता है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, पपीते में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है पपीते में? विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगला पॉइंट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है, एल्फोक्रेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? ये त्वचा में। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? कौन होता है? ग्लूटेन। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया, गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें होती है? संतरे में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3 का। अगला क्वेश्चन है, विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न की पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन B6। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों में से हमें मुख्यतः प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? विटामिन्स। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है?
1 गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 0, कोई कैलोरी नहीं मिलती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो किस कारण हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? कौन सा उपस्थित होता है? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसे करता है? यकृत को। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो किसके संश्लेषण में होती है? आपको इसे ध्यान रखना है, प्रोथ्रोम्बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन होते हैं तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक को जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया आपको, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो किसकी की थी? विटामिन की। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कौड़, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक। इससे क्या मिलता है? विटामिन ए। अगला पॉइंट दिया गया, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, क्लोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन किसका रासायनिक रूप है? किसका है? विटामिन B1 का। अगला क्वेश्चन है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लेग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन B3 की कमी से के कारण क्या होता है? प्लेग्रा, और विटामिन सी की कमी स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? रिकेटस। अगला पॉइंट दिया गया, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जन क्षमता कम हो जाती है? तो किसके कारण हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? विटामिन ए को। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किसमें? विटामिन B12 में। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है अनाज के छिलके में? थायमीन, यानी कि विटामिन B1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भोजन में रेशों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन फूड। तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगला पॉइंट दिया गया है, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आपके सामने नेक्स्ट दिया गया है, मैक्रो मिनरल्स, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घमात्रिक खनिज, और उनका महत्व दिया गया है। तो सबसे पहला खनिज है हमारा कैल्शियम। तो इसका महत्व क्या है? दांतों और अस्थियों की रचना में, सुधर रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग तंत्रिकाओं में एवं पेशियों के कार्य में। अगला है फास्फोरस, तो दांतों और हड्डियों की रचना में सहायक होता है। अम्ल और क्षार संतुलन करता है ATP और DNA के यूज़ में। अगला है गंधक यानी कि सल्फर, तो अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन विटामिनों के घटक, इसका महत्व है। अगला है पोटेशियम, तो अम्ल क्षार संतुलन करना, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की करना। तो ये सब पोटेशियम के गुण हैं। अगला है क्लोरीन, तो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करना। नेक्स्ट है सोडियम, तो अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की करना। अगला है मैग्नीशियम, तो ग्लाइकोसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक। अगला आपको खनिज दिए गए और प्रमुख स्रोत दिए गए,
लौह हमें किससे मिलता है, यानी लोहा फेरस केले से एवं खजूर से। नेक्स्ट है पोटेशियम, तो पोटेशियम हमें पालक से प्राप्त होता है। अगला है आयोडीन, तो आयोडीन युक्त समान नमक से मिलता है। कैल्शियम हमें दूध और अंडे से मिलता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है, कौन रोकता है, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है, तो कौन सा है, आंवला। अगला क्वेश्चन है एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए, तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 फैट यानी वसा, 3/5 क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किससे होती है, वसा यानी कि फैट से। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से क्रिटिनिज्म मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है, तो किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो कौन करता है, विटामिन ए। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको विटामिन के कार्य दिए गए हैं, तो विटामिन उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों में शरीर की रक्षा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में भी। तो सबसे पहले कॉलम में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, विटामिन का नाम। दूसरे में इसके स्रोत दिए गए हैं, देख सकते हैं। अगला क्या दिया है, कार्य की प्रभाव, और नेक्स्ट है कमी का प्रभाव, कमी से क्या होगा। तो सबसे पहला है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। तो इसका स्रोत कैरोटीन युक्त फल, यकृत व अश्लीश्लेष्मा की कोशिकाएं। तो दृष्टि रोगों में संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी से क्या होगा, कार्निया व त्वचा कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम होगा। मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य का प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। कैल्शियम फास्फोरस का उपापचय करना इसका काम होता है। हड्डियों और दांतों को वृद्धि प्रदान करता है। कमी से क्या हो जाता है, सूखा रोग, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। अगला विटामिन ई, तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन से ये प्राप्त होता है। मुख्य कार्य होता है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता को प्रदान करता है। जनन क्षमता में कमी आ जाती है इसकी कमी से, और एपिथेलियम कमज़ोर हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाती है। अगला है विटामिन के, इसका नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। हरी पत्तियों, अंडे, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं, यकृत में प्रोथ्रम्बिन का संश्लेषण करना। और कमी से क्या हो जाता है, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। तो इसके बारे में आपको ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए हैं जल में घुलनशील विटामिन। सबसे पहला है B1, जिसे हम थाइमिन बोलते हैं, रासायनिक नाम। अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सहे एंजाइम्स का घटक। और प्रभाव क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। कमी से क्या आंसर हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। अगला है B2, राइबोफ्लेविन। पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस में पाया जाता है। प्रभाव क्या होते हैं, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD-FNM का घटक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कीलोसिस रोग। अगला है विटामिन B3, इसका नाम क्या होता है, रासायनिक निकोटिनिक अम्ल। तो ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, सेब, मेवा, फलियां। इसका मुख्य कार्य क्या है, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक होता है। इसकी कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। अगला है विटामिन B5, इसे हम पेंटथनिक अम्ल कहते हैं। तो अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इसमें पाया जाता है। और प्रमुख जो यूज होते हैं, तो कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता कम हो जाना। तो ये सब इसके क्या हैं, कमी से होने वाले रोग। अगला है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम होता है पायराडॉक्सिन। दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत में पाया जाता है। और मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन होता है। अगला है हमारा विटामिन B7, बायोटिन। तो मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल में पाया जाता है। बसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगला है हमारा फोलिक अम्ल समूह, जिसे विटामिन B9 कहते हैं।
तो हरी पत्तियों, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट फलियों में पाया जाता है। इसकी कमी से इसकी जो मुख्य प्रभाव हैं, वृद्धि, रूधाणुओं का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य है। और इसकी कमी से रक्तशीलता वृद्धि में कमी हो जाती है। अगला है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्रमुख विशेषताएं, वृद्धि, रूधाणु का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करना। इसकी कमी से रक्तशीलता, तंत्रिका तंत्र व विकार उत्पन्न हो जाना। अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C। आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्न फलों में पाया जाता है। अंतरकोशीय सीमेंट, कोलेजन वस्तुओं के हड्डियों के मैट्रिक्स इसका प्रमुख यूज़ है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन एवं रक्त का आना स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लोकिनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में थ्रोम्बिन का निर्माण करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पादपों की आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन का प्रारंभ होता है तो विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी होती हैं 29। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड में यानी कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, तो कितनी होती हैं 206। अगला पॉइंट दिया गया है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बना होता है जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, तो कौन सा होता है इनेमल यानी कि दंत बल्क। अगला क्वेश्चन है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य क्या है, तो क्या कार्य होता है जोड़ का प्रतिस्थापन यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है जिसे हम क्या कहते हैं स्टेपीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है फीमर। अगला क्वेश्चन है कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं नर्व होती हैं, कितनी होती हैं 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़े पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं 12 जोड़े। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के डिंबवनी नली फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म डिंब का निषेचित करता है। अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है 65%। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं, जबड़े की। अगला है परिवर्तनशील भ्रूण शुष्कन से कौन रक्षा करता है, कौन करता है एमीनियन यानी कि उल्ब। अगला क्वेश्चन है मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20। ऑप्शन इसमें नहीं है, आपको ध्यान रखना ऑप्शन के हिसाब से भी आपको प्रैक्टिस करना है इनकी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, 28। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, तो कोलम या स्पेलेग्निक गुहा। अगला क्वेश्चन है त्वचा पर चोट लगने के बाद पुनरुद्धान रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है घनाकार उपकला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कांड्रा यानी टेंडन किसको जोड़ती है, तो पेशी को अस्थि से। स्नायु यानी लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो अस्थि से अस्थि को। नेक्स्ट है स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं, तो कैसे हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। अगला है स्तनियों की अस्थि उपस्थिति से क्यों भिन्न कैसे होती है, तो कैसे होती है हैबर्सियन नलिकाओं के कारण। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है ओसिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण का मुख्यतः क्या होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। अगला है कौन लसिका या लिम्फ में किन रुधाणु को अनुपस्थिति होती है, किसकी होती है लाल रुधाणु यानी कि आरबीसी की। अगला है कौन सा प्रोटीन त्वचा बाल नाखून सींग व खुर के निर्माण में सहायक है, तो कौन सा केराटिन। अगला है अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फॉस्फेट। अगला है मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं, तो किस प्रकार करती हैं ऑस्टियोक्लास्ट की।
अगला है अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, संयोजी ऊतक से। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, किसमें होती है, हाथ में। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं, किसके द्वारा जुड़ी होती है, अचल संधियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी कि हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों के संधि में मिलता है, तो किसमें मिलता है, अल्ना और ह्यूमरस में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है मानुष की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां स्टियस, एलियम और प्यूबिस हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया पादप अकेरुकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो ये छूट गई थी स्लाइड, कोई बात नहीं, इसे आप कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो किसके द्वारा चढ़ता है, जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, पर्याप्त प्रकाश के। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश से में अधिक होती है, किसमें होती है, श्वेत में। अगला है रंध्रीय वाष्पोर्जन स्मोमेटल ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, तो विसरण कोशिकी क्रिया द्वारा। अगला है जीवाणु द्वारा नाइट्रेट की वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन है किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, किसके द्वारा हो सकती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं, कौन करते हैं, एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं, तो भ्रूण खाद्य और संग्रह आवरण। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिकाओं का होता है, तो किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में। अगला क्वेश्चन है यदि हम केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वो क्यों मर जाता है, तो क्यों मर जाता है, परासरण प्रघात के कारण। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है, कौन सी करती है, मटर। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो कौन नहीं है, सोडियम। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो क्या है ये, कार्बनिक जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन है किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक या हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है, किसे कहते हैं, आंवले को। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, किससे करते हैं, फूल से। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं, तो प्रोटोजाइलम। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो किससे होती है, बीज से। नेक्स्ट है रेशम के कीट समानता किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो किस पर पाले जाते हैं, शहतूत पर। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन से हैं, तो कौन से हैं, थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। अगला क्वेश्चन है जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाना समानता कौन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है किस समूह के पौधों में जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है, तो किसमें होता है, टेरिडोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, स्तंभफूल या प्रू रूट। अगला क्वेश्चन है परजीवी पौधे अपना पोषक होस्ट किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, चूषकांग के द्वारा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीय वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में। अगला क्वेश्चन है नागफनी पत्तियों में किसमें से रूपांतरित होता है, तो कांटों में। अगला क्वेश्चन है गेहूँ धान जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तो कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तंतु में जड़ें। अगला क्वेश्चन है रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है, तो किन में पाया जाता है, प्रायः एक बीज पत्री पौधों में। अगला क्वेश्चन है कौन सा मरोद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, एकेसिया। अगला क्वेश्चन है पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, बाह्यदलपुंज का दलपुंज। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पादप दिए गए हैं और प्रयोग योग्य भाग। सबसे पहले लहसुन प्याज, तो इनका भाग करते हैं प्रयोग शलकंद,
अगला है हल्दी अदरक, तो इसे बोलते हैं प्रकंद, इनका जो प्रयोग योग्य भाग होता है। अरबी, तो इनका प्रयोग भाग होता है घनकंद। आलू, इसका कंद या स्तंभकंद। अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स विकर एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स वापसी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है प्याज किसका परिवर्धित रूप है, तो किसका है, तने का। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट में होती है। दोस्तों ये था बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2 जो कि हमने NCERT सार संग्रह बुक से लिया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में बायोलॉजी लगभग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कोई हम नया सब्जेक्ट इस बुक का स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।